वेलकम अगेन डियर लर्नर। आज हम 10th क्लास का जो सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था। इस चैप्टर में मैंने लास्ट लेक्चर में जो आप लोगों को पढ़ाया था वो था मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी और बार मैग्नेट से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्रॉ करके देखे थे। जिन्होंने अभी तक वो पहला लेक्चर नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले वो फर्स्ट लेक्चर देखिए ताकि ये वाला लेक्चर भी आप लोगों को समझ आ सके। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा उसमें से तकरीबन आपको चांस मिलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा उस पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिश्चियन ऑस्टर्ड की। क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जिन्होंने 1890 या 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको आज हम ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट था बच्चों जिन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहले ये चीज रखी थी कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का। या हम ये कह सकते हैं कि आज हम जो लेक्चर अभी पढ़ रहे हैं इसमें हम समझेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्योंकि 1820 से पहले किसी को यह चीज पता ही नहीं था कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट बेस्ड डिवाइसेस है, खास करके फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड अप्लायंसेस है। तो आज हम पढ़ते हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया और इससे हमें क्या चीज पता चली, इसके बारे में एक बार देखते हैं। कॉपी पेन लेके रखिए और वीडियो को एक बार पॉज करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम अभी ये एक सर्किट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस सर्किट में मैंने एक बैटरी बनाई है, ये एक रियोस्टेट है। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने पहले पढ़ा रखा है। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, यानी करंट को कंट्रोल करने का डिवाइस है। करंट कम ज्यादा करना है इस सर्किट के अंदर तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने वैसे ही लगाया, इसका कोई इस हमारे एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये है कि शॉर्ट सर्किट ना हो, एक सिंपल कंडक्टिंग वायर मैंने यूज कर रखी है, तो जब करंट हम इसमें से फ्लो करवाएंगे शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए हमने रियोस्टेट लगाया। ये एक की है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो फंक्शन ये कैसे करता है। अभी इस टाइम पे क्लोज की है तो सर्किट क्लोज है, अगर इसको ओपन निकाल देंगे इसकी को तो ये सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज आई। यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास मैंने लगाई है जिसमें नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक कंपास क्या होती है ये आप सबने अच्छे से इस टाइप की देखी हो। ठीक है, नहीं देखी तो ऐसे मान लो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक नीडल है किस्म से, यूं समझ लो। जैसे ही हम इसको कहीं पे भी रखेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक कंपास होती है। आप इसको अगर ढंग से देखो तो इस टाइप की भी होती है, स्फेरिकल टाइप में। तो ये नीडल जो है अपने आप डायरेक्शन बताती है किस डायरेक्शन में नॉर्थ है और साउथ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास हमने लगा के रखी है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया। इस एक्सपेरिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। जैसे ही करंट फ्लो करता है तो ऑस्टर्ड ने देखा कि जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, ऑस्टर्ड ने देखा कि नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो रहा है। नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्ट होने की डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर है और वो डिपेंड कर रही है करंट की डायरेक्शन पे। जैसे ही करंट की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो नॉर्थ पोल जो है उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। अब बात आती है कि इसके डिफ्लेक्शन के पीछे वजह क्या है। ऑस्टर्ड को ये एक्सपेरिमेंट जब किया था तो ये एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली हुआ, बाद में इसको एक प्रैक्टिकल टाइप में करके देखा कि इसकी पीछे वजह क्या है और उस रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो मेनली ऑस्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आती है जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में कोई कंपास रखा जाता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्ड magnetic compass shows deflection when it placed near to the current carrying conductor.
करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में कोई भी मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो उसमें क्या आती है, डिफ्लेक्शन आती है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि मैग्नेटिक कंपास रखने से डिफ्लेक्शन क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या वजह है। तो वो डिफ्लेक्शन आने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, तो इसमें तो डेफिनेटली एक मैग्नेट है और यहां पे भी कोई ना कोई एक दूसरी मैग्नेट होनी चाहिए जो इसको डिफ्लेक्ट कर सके, और वो दूसरी मैग्नेट क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्योंकि इससे पहले किसी को नहीं पता था कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस फील्ड के अंदर इस कंपास को जब हमने रखा तो इस कंपास में क्या आती है, डिफ्लेक्शन आती है। और ये डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। तो इस डिफ्लेक्शन के पीछे रीजन क्या है, रीजन ऑफ डिफ्लेक्शन, रीजन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो हम यहां लिख सकते हैं एज द करंट कैरिंग कंडक्टर, एज द करंट कैरिंग कंडक्टर has its own magnetic field, so when a magnetic compass, मैग्नेटिक कंपास का आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर भी मैग्नेट होता है। सो व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड near to it, the magnetic field of current carrying conductor deflect the compass needle, ठीक है, deflect the compass needle। तो कंपास नीडल को क्यों डिफ्लेक्ट करता है, उसके पीछे ये वजह है, ठीक है, समझ आना चाहिए मेरे ख्याल से, इतना कोई मुश्किल है नहीं। तो ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ये ऑब्जर्वेशन की गई, उस ऑब्जर्वेशन के पीछे वजह क्या है, डिफ्लेक्शन क्यों आती है, वो डिफ्लेक्शन अपने को पता चल गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, इसको हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, इसको हम देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारा, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एम्पेयर स्विमिंग रूल होता है, एम्पेयर स्विमिंग रूल। और ये एम्पेयर स्विमिंग रूल कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा, इसको भी समझ लेते हैं। ये सिर्फ रूल जो है एम्पेयर स्विमिंग रूल, ये सिर्फ और सिर्फ कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी उसके लिए हेल्पफुल है। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में हम कंपास रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ही है, ठीक है। रूल का नाम है एम्पेयर स्विमिंग रूल। ध्यान रहे, एक एम्पेयर सर्किट लॉ भी है, ये एम्पेयर स्विमिंग रूल है, ठीक है। एम्पेयर सर्किट लॉ हम 12th में पढ़ेंगे। एम्पेयर स्विमिंग रूल क्या कहता है, देखिए एम्पेयर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग सिंपली ये समझो कि यहां पे एक स्विमर है, यहां एक स्विमर है, ठीक है, और स्विमर स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ये स्विम करता हुआ जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन उसके फीट से हेड की तरफ है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये है राइट हैंड। तो हमेशा जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल होगा इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये है एम्पेयर स्विमिंग रूल। सिर्फ इसको स्नो रूल के नाम से भी जानते हैं, स्नो रूल से भी जानते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल if a swimmer swim in such a way that current flows from his
feet to head, then the north pole of magnetic compass will deflect towards his left hand. ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी स्विमर किस तरीके से स्विम कर रहा है, ये चीज ये मानो कि जैसे हम ये इस तरीके से खड़े हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और हम स्विम कर रहे हैं, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा उस लेफ्ट हैंड की तरफ जो है नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जब वो स्विम कर रहा है या कह सकते हैं करंट उसके फीट से हेड की तरफ फ्लो कर रहा हो, तो हमेशा जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल होगा इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। इसको हम स्नो रूल के नाम से भी जानते हैं, स्नो रूल, स्नो रूल। ठीक है, स्नो रूल भी, इसको भी समझ सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये मान लिया कि हम बनाते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल, इसको हम ईस्ट बोलेंगे और ये वेस्ट। हमेशा याद रखना स्नो रूल का मतलब है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहे हैं, एरो की शाइन से आपको पता चल रहा होगा, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहे हैं, देन द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, if the current direction of current in such a way that it flows from south to north, then the north pole of magnetic compass will deflect towards west. ठीक है, साउथ से नॉर्थ करंट अगर फ्लो कर रहा हो तो नॉर्थ पोल जो है डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये है स्नो रूल। ठीक है, समझ आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखो, अपने को ये चीज पता चल गया कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा डेफिनेटली उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किस शेप का होगा, वो भी हम अभी समझते हैं। तो वन बाय वन हम समझेंगे। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे कितना होता है, ये सब चीज हम समझेंगे। वैसे तो हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे +2 में, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी ये चीज है। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यही टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सीबीएसई हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, कोई भी, सब में पूछा जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, और इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं एक बार बना लेता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास में ये स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, इसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा कंसेंट्रिक साइकिल में होगा, ये याद रखना। कंसेंट्रिक साइकिल मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस टाइप में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसकी डायरेक्शन मैंने अभी भी नहीं बनाई, कंसेंट्रिक साइकिल में है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि ये राइट हैंड थंब रूल आप समझ लीजिए। राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इनकी एक अलग से वीडियो में बना करके वो +2 में भी काम आएगी, आपके 10th में भी काम आएगी। ठीक है, तो सबके काम की है वो वीडियो, वो आप लोगों के भी इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा मैं। तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल जो है हेल्प करेगा हमारे स्ट्रेट कंडक्टर से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, थंब कर्लिंग फिंगर, थंब के चारों तरफ कर्लिंग फिंगर, थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, thumb will gives the direction of electric current and curling finger will gives the direction of magnetic field। तो देखिए, अगर हम थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखें तो कर्लिंग फिंगर किस तरफ मुड़ रही है, ठीक है, यहाँ इनवर्ड, तो मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एरो से पता चल रहा होगा। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो हमेशा याद रखिए इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यही ड्रॉ करना पूछता है 1 मार्क्स में। तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर
straight current carrying conductor is like concentric circles, concentric circles, ठीक है, as shown in figure। फिगर में आपको दिखाया है, ठीक है, ये कंसेंट्रिक साइकिल में बनता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर can be find out by right hand thumb rule, ठीक है। ये रूल भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। कंसेंट्रिक साइकिल में होता है, इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, उसके नहीं है, अगर ध्यान करोगे तो बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। डायरेक्शन अगर आप करंट की चेंज करोगे, जैसे मान लिया राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है, डायरेक्शन करंट की नीचे की तरफ कर दी, तो अब ये एरो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। कर्लिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। देखिए अभी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया था स्ट्रेट कंडक्टर का, एक बार मैं फिर से बना देता हूं। जैसे ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके चारों तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया था कंसेंट्रिक साइकिल में, ठीक है। तो आपको अभी क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर, यहां कोई आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिसपे ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है, इसको समझ लेते हैं। दो फैक्टर है मेनली दो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर हम कभी कभी यूज करेंगे, उसको भी बताऊंगा कैसे। जैसे सबसे पहला फैक्टर है, फर्स्ट जो फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना मैग्नीट्यूड होगा करंट का, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा करंट का उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सीधी सी बात, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जो है वो है डिस्टेंस, फ्रॉम कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर से डिस्टेंस कितना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जैसे ये आर मैंने डिस्टेंस लिया, जितना ज्यादा आर इंक्रीज होता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली है, डायरेक्टली का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। यहाँ पे अगर आप आर को इंक्रीज कर रहे हो, डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये चीज है। तीसरा जो है वो मीडियम होता है, थर्ड है मीडियम, ठीक है। मीडियम क्या है, इनके बीच का मीडियम कौन सा है, वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, तो ये मीडियम भी डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे। बट मीडियम का भी आप मत मान के चलो, हम वैक्यूम की ही बात कर रहे हैं या एयर की बात कर रहे हैं। तो ये है मेन दो फैक्टर जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, करंट और डिस्टेंस। यानी अगर करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, ये चीज याद रखिए, ठीक है। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और लूप कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है,
ठीक है, जिसमें आप करंट की डायरेक्शन देख पा रहे हो, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली है। ये दो कार्डबोर्ड लगाए हैं मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, समझ लो। ठीक है, अब ये कार्डबोर्ड के अंदर से वायर निकल के जा रही है, ये अंदर से बाहर बीचों बीच। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कंसेंट्रिक साइकिल में बनेगा, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में बना था वैसे ही। ये ड्रॉ करना आता है। अब आपको ड्रॉ ऐसे ही करना है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल या लूप अगर दे रखा है करंट कैरिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रहे। लेकिन ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सर्कुलर है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बन रहा है, कंसेंट्रिक साइकिल में। यहाँ पे भी कंसेंट्रिक, जहां कहीं पे भी यहाँ पर बनाओगे वो भी कंसेंट्रिक साइकिल में होगा। लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो हम ड्रॉ करके देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल लगाइए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड यानी कर्लिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो देखिए कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से इनवर्ड होगी, यहां से इनवर्ड होगी और यहां से आउटवर्ड। तो ये चीज ध्यान रहे, जो हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसमें से अगर करंट हमारा फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बाहर से निकल के अंदर अंदर की तरफ जाएगी। इस कॉइल के अंदर हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होगी और कॉइल के बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी प्लेन की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना पूछते हैं पेपर में, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, और हम अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पे निकालना है। आई करंट अगर फ्लो करता हो, रेडियस इसकी आर हो, तो आप लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये प्लस टू में आएगा, अभी आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, जैसा मीडियम होगा उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी से मतलब है कि कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये पास होने देगा मीडियम। तो यहाँ जिस भी मीडियम में रखा है, वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, उसी के अकॉर्डिंग इसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी आएगा। लेकिन अभी ये म्यू नॉट लिखा है मैंने, तो इसका मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। ठीक है, तो मेनली ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, आई और आर पे डिपेंड कर रहा है, आई और आर पे। ठीक है, तो हम यहां पे ये लिख भी सकते हैं, फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू current carrying circular coil depends। किन पे डिपेंड करेगा, तो वो पहला फैक्टर है सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये पहले भी पीछे भी हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर में भी ऐसा ही था और इसमें भी ऐसे ही, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे इसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा वो है R, रेडियस ऑफ लूप या फिर कॉइल कह सकते हो, रेडियस ऑफ लूप। ठीक है, जिसको हम आर कहेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा है ना, फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल डिपेंड्स। ठीक है, सेंटर पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके सेंटर पे। तो एक रेडियस हो गया, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे इनवर्सली, यानी तो यहां पे करंट जितना ज्यादा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा।
अगर रेडियस जितनी ज्यादा होगी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। तीसरा फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स और कॉइल। ठीक है, कितनी टर्न्स है या कॉइल है, सपोज करो n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये है फैक्टर जिन पे ये सब चीज डिपेंड करती है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, इनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, यही पेपर में पूछा जाता है, यही ड्रॉ करना पूछते हैं आपसे, और 1 नंबर या 2 नंबर में जो कुछ भी पूछते हैं वो यही चीज पूछते हैं। फैक्टर पूछ लेंगे, किन पे डिपेंड करता है। अगर करंट के अमाउंट को डबल कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को डबल कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, और इन पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो बोर्ड में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। शेयर और लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।